लोकतंत्र में चुनाव को एक पवित्र त्योहार माना जाता है। हर 5 साल के दौरान चुनाव आते हैं और चुनावी मैदान में खड़े उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं और जनता के सामने हाथ जोड़कर उनसे वोट की मिन्नत करते हैं। लेकिन सवाल वही कि जब वो जीत कर जाते हैं तो लौट कर आखिर क्यों नहीं आते। ना ये कहना हमारा है, ना ये आरोप हमारा है, लेकिन एक एक सच्चाई पूरी पारदर्शिता से बोल मुंबई बोल के जरिए। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ की खास पेशकश बोल मुंबई बोल। आज हम पहुंचे हैं गोरेगांव पूर्व के पिंपरी पाड़ा के नज़दीक एक परिसर है, शांति नगर के नाम से जाना जाता है ये इलाका। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कई सालों से अपने परिवारों के साथ यहाँ उधर निर्वाह कर रहे हैं किसी तरह, लेकिन समय समय पर वन विभाग द्वारा उनके मकानों को उद्ध्वस्त कर दिया जाता है। डेमोलेशन की प्रक्रिया कोई एक बार नहीं बल्कि 28 से 29 बार हो चुकी है और एक बार फिर डेमोलेशन की तलवार इनके सिर पर लटक रही है। लेकिन इनके जहन में जो खौफ है वो प्रबल है, जबकि माननीय न्यायपालिका ने इन्हें एक बड़ा रिलीफ दिया है। ये ऑर्डर दिया है कि जो मामला विवादित जो मामला है, ये प्लॉट उस विवादित मामले से हटकर है, इसमें प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके यहाँ के लोग कहते हैं कि हम किसी तरह अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं, लेकिन हमें बार बार वन विभाग की ओर से डराया जाता है, धमकाया जाता है, टेलीफोन कॉल्स आते हैं कि आप हमें आके मिलिए। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, ये हम जानने के लिए पहुँचे हैं शांति नगर। हमारे कैमरे के सामने खड़े ये तमाम लोग शांति नगर के स्थायी रहवासी हैं जो हर 5 साल के दौरान आने वाले चुनाव में अपना वोट देते हैं, किसी भी स्थिति में अपने घरों से निकलते हैं और इस लोकतंत्र के पवित्र त्योहार कहे जाने वाले चुनाव में सहभागी होते हैं। और न सिर्फ सहभागी होते हैं बल्कि चुनावी मैदान में खड़े उम्मीदवारों को अपना वोट भी देते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और इन 24 न्यूज़ चैनल, संजय एंड कंपनी, सबको मैं शुक्रिया करता हूं कि कम से कम इसके पहले भी दूसरे चैनल में आप थे, लेकिन हम लोगों की आवाज़ सीएम तक पहुंचाई, डिपार्टमेंट तक पहुंचाई। और ये आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे शांति नगर की तरफ से आपका धन्यवाद कि हमारी आवाज़ सरकार तक जाए, लोकतंत्र में जाए, कि लोकतंत्र का हर सिपाही ये कम से कम सोचने को मजबूर है। बम्बई जैसे शहर के अंदर लोग ऐसी दयनीय जीवन आज भी जी रहे हैं जहाँ पे लोग मुंबई को संघाई बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन लोग को शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये लड़ झगड़ के अपने संघर्ष के वजूद के ऊपर यहाँ के लोगों ने अपने आप कायम किया हुआ। इसमें सरकारी किसी की कोई मदद नहीं, स्लम की कोई भी सुविधा नहीं है। सबसे पहले ये बताइए धर्मेंद्र जी, ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसमें कुल कितने रहवासी रहते हैं? 200 के करीब आसपास है। तो ये 200 मकान जो यहाँ पे हैं, इन्हें कितने बार डेमोलेशन किया गया? बहुत बार किया गया है, लेकिन कुछ समय से रिलीफ मिला। जब से कोर्ट में गए हैं हम लोग, तब से रिलीफ मिला हुआ है। आपने कहा कोर्ट में गए हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, तो उन जनप्रतिनिधियों की तरफ से अभी तक आपको कोई इसके पहले तो कभी कुछ नहीं था, लेकिन जब से प्रभु साहब यहाँ से एमएलए चुन के आए हैं, उनका थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग को मिला है कि भाई पानी वगैरह की व्यवस्था करा दिए हैं, अपने फंड से पाइप वगैरह दिए हैं, और बाकी लाइट के लिए संघर्ष रहता है, और भी चीज़ों का वादा किए हैं। लेकिन अभी आचार संहिता आ गई तो इसके लिए वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, कम से कम नेताओं के प्रति जनता क्या सोचती है हम तो ये जानते हैं, और अपने कैमरे के माध्यम से हम जनता को भी लोगों को भी ये बताने का प्रयास करते हैं, और ख़ास करके उन नेताओं को जब वो मंच पर चढ़ते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, तो लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल कर किसी तरह आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसको वो आकर्षित करने की कवायद में जुटे रहते हैं, वो भोली भाली जनता उनके बारे में जो सोचती है वो शब्दों में बयान नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों का अमूमन यही कहना होता है कि नेता आते हैं चले जाते हैं। लेकिन सुनील प्रभु का इन्होंने नाम लिया, शिवसेना पार्टी के विधायक हैं, और हम भी उन्हें शुक्रिया कहेंगे, चूँकि ये मामला आज का नहीं, सालों साल का है। यहाँ महिलाओं के लिए ना कोई शौचालय है, ना ही यहाँ पीने पानी की कोई व्यवस्था, ना ही बिजली आपूर्ति की कोई सिस्टम। जबकि एक ज़माना ऐसा था कि इसी शांति नगर में जितने भी मकान हुआ करते थे वो पक्के ईंट के मकान हुआ करते थे, जिन्हें देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि ये झुग्गी बहुल इलाका है। लेकिन आज इसकी जो दशा व दिशा बदली गई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन
के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, हम वन विभाग की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए धर्मेंद्र कि मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो आप किसके खिलाफ कोर्ट में गए? फॉरेस्ट के खिलाफ में कोर्ट गए। फॉरेस्ट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पार्टी बनाया कोर्ट में, और फॉरेस्ट के खिलाफ 861/17 का मेरा जो मैटर चल रहा है कोर्ट में, सिटी सिविल इंडस्ट्री कोर्ट में, वहाँ से हमें रिलीफ मिला है कि ये ज़मीन इनकी नहीं है। वो ऑर्डर मेरे पास है। ये वो हाथ लोग में क्या चाहते हैं? नहीं, अब उनकी चाहत का सर कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन वो किसी बिल्डर से मिले हुए हैं, क्योंकि वो बिल्डर कई बार यहाँ पे गाड़ी लेके आया। उसका नाम है PRR रियल्टी, और मिस्टर प्रवीण राठौर, इनसे मिले हुए, मिलके वो काम कर रहे हैं। जो वो बोलता है उतना ही वो करता है। हम चाहेंगे और ये इस डिपार्टमेंट सिविल टोटल मिला हुआ है। ये सिटी सिविल का जो ऑर्डर कॉपी है, हम चाहेंगे कि इसे आप निकालेंगे इसमें से, यस सर, यस यस। और हमें ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा हम अपने जनता को बता दें। क्योंकि इस ऑर्डर कॉपी के बताने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि वीडियो जर्नलिस्ट बताएं यहाँ के इस जो मंजर है, जो सूरत हाल है, जो झोपड़े यहाँ बनाए गए हैं उसकी तस्वीरें दिखाए। ये कभी झोपड़े नहीं हुआ करते थे, ये पक्के मकान हुआ करते थे, लेकिन आज ये झोपड़े सिर्फ इसलिए बनकर रह गए हैं क्योंकि इनके मन में खौफ मंडरा रहा है कि कहीं प्रशासन का बुलडोजर इनको जमींदोज ना कर दे। और थोड़ा सा हम इसके ठीक बगल वाले परिसर में एक गगनचुंबी इमारत है 22 मंजिली, इसको भी हम दिखाना चाहेंगे। चूंकि इसी शांति नगर से सटा हुआ ये भी भूखंड है जिस पर इस इमारत की तामीर लिखी गई। पहले यहाँ के रहवासियों को हटाया गया ये कह के कि ये वन विभाग के अधीन आता है, वन विभाग के अंतर्गत ये आता है, लेकिन रिद्धि डेवलपर का नाम ले रहे हैं ये लोग। और इस गगनचुंबी इमारत को भी जो खड़ा किया गया, तो यहाँ के इन्हीं जैसे लोगों को हटाया गया ये कह के कि आप वन विभाग की जमीन में है। और जब ये हटे तो इससे पहले कि कोई दूसरा काम हो पाता कि यहाँ गगनचुंबी इमारत की तामीर लिख दी गई। तो भ्रष्टाचार का दिमक किस तरह अंदर घुसा हुआ है, सिर्फ ये बताने का हमारा प्रयास है। ना हम यहाँ किसी की खिलाफत करने आए हैं, ना किसी को नीचा दिखाने आए हैं, लेकिन हाँ, प्रशासकीय अधिकारियों में जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, हम उनको कुंभकर्णी नींद से जगाने जरूर आए हैं। चूंकि आप आते हैं और चले जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसकी जानकारी किसको नहीं है, तो ये आपकी भूल है। इन 24 न्यूज़ का कैमरा पहले भी यहाँ पहुँचा था, आज भी पहुँचा है और आगे भी ऐसे ही पहुँचता रहेगा जब तक कि इन्हों स्थायी समाधान इनकी समस्या का नहीं निकल जाता। ये ऑर्डर कॉपी थोड़ी बताइए सर। ये ऑर्डर है और इस ऑर्डर में क्लियर लिखा है, मैं पढ़ के सुना दूं या आप इसको कैच कर लीजिए कैमरे के माध्यम से। हम बताना चाहेंगे कि द रेसिडेंट्स ऑफ प्लांटिव सोसाइटी आर रिसाइडिंग इन द सूट प्रॉपर्टी विदाउट hindrance since last several years. The suit property is situated at CTS number 827A. It is divided into 3 parts bearing number 827A/3A/3B/3C. All residents are residing at CTS number 827A part. Survey number 239 part, Hissa number 2, situated at village Malad. They are in continuous occupation and possession. यानी कि न्यायपालिका ने ये भी माना है कि जिस ज़मीन पर ये लोग अपना वास्तव्य कर रहे हैं, ये ज़मीन ये किसी के अधीन नहीं है और ये कोई विवादित ज़मीन नहीं है। बावजूद इसके इन्हें डराया व धमकाया जाता है। ये ऑर्डर कॉपी जो आपने लिया है जी, इसमें ये लाइन भी सर आप मार्क कर लीजिए। एक पैराग्राफ और है, दिस डिफेंडेंट हैज नो कंसर्न इसमें द शूट प्लॉट ऑफ लैंड विच इसमें डिफेंडेंट कौन है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और इसमें साफ तौर पर ये लिखा है, आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि this defendant has no concern with the suit plot of land on which suit structure are standing bearing survey number 239 hissa number 2 part. Hence it prays that notice of motion be dismissed. यानी कि न्यायपालिका का डंडा चला है तब जाकर इन्हें कहीं से रिलीफ मिली है, लेकिन खौफ तो अभी भी वही है जिस व्यक्ति का आशियाना एक दो बार नहीं बल्कि 27 से 28 बार जमींदोज कर दिया जाए, उस पर उसके परिवार पर क्या बीतेगी इसका अंदाज़ा सहजता से लगाया जा सकता है। सर इसके साथ साथ महाराष्ट्र सरकार की जो नई डीपी आई है अभी 2034 के लिए, उसमें भी पूरा शांति नगर पिपरीपाड़ा जो अपना 1 एकड़ 12 गुंठा लैंड है वो साफ साफ क्लियर हो चुका है। डीपी प्लान, डीपी रिमार्क सब सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं। साफ़ होने के बाद इसको लेके हम हमारे एमएलए जब ये आचार संहिता नहीं लगी थी तो प्रभु साहब को लेके उनके ऑफिस में मीटिंग भी हुई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, ये चीज़ें साफ़ हो गई हैं, हमारे यहाँ से भी कोई अधिकारी नहीं जाएगा, जो भी होगी उचित कार्रवाई होगी। उसके बाद हमको ये ऑर्डर मिला, उसके बाद भी उनका तांडव अभी तक चालू है फॉरेस्ट वालों का। कौन आता है फॉरेस्ट विभाग से? नेरकर हैं
और कदम हैं और मुबारकर, ये दो। आपका नाम क्या है? ऑफिसर्स हैं, ये मेरा लोग नाम टारगेट कर रहे गंगन हैं। जयनारायण पांडे है। मैं घर अपना रिपेयरिंग कर रहा था, फॉरेस्ट वाले आए, मुझे पकड़ के ले गए और बोले कि एक घर तुमने अनथराइज बना रहे हो हमारे फॉरेस्ट में, जो कि ये हमारे 1 एकड़ 12 गुंठा में है। ये हमारी जो जगह, हमारे वो सोसाइटी वाले जो है वो बोले कि ये हमारी प्राइवेट है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं ये वन विभाग का चीज़ है, और मुझे ले जाके तलोजा जेल में 4 दिन बंद कर दिए। इनकी जमानत तलोजा करा के जेल हम लोग लेके आए। ए- हाँ? तलोजा जेल, इनको तलोजा ले, इनका गुनाह क्या था कि अपने घर को रिपेयरिंग कर रहे थे। इनका ये गुनाह था कि इनके बाजू वाला घर रिपेयरिंग कर रहा था, पड़ोस के नाते उनकी मदद करने चले गए, इनको भी लेके गए, प्लस घर मालक को भी लेके गए, ये बोल के कि आप फॉरेस्ट में इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो। फॉरेस्ट रह कहाँ गए सर? जब फॉरेस्ट था तब हम आपकी बात मानते थे, अब फॉरेस्ट कोई सवाल नहीं है। और बरसात आ रही है, बरसात में अपने घर को रिपेयरिंग नहीं करेगा आदमी? रिपेयरिंग की परमिशन तो बीएमसी भी देती है। तो इनका जो कोई ताल्लुकात ही नहीं है, तो फिर हम घर बनाएं या गड्ढा कर दें, इनसे मतलब क्या है? जाहिर सी बात है। आप कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 25 साल से रहता हूँ। 25 साल से रहते हैं आप। जी। आपने उनको बताया कि मेरे पास सारे दस्तावेज मेरे मकान से संदर्भित हैं? जी, सब मैंने बताया उनको, लेकिन उन्होंने कोई नहीं मानते, वो सीधे मानने बोलते को हैं, तैयार हमारा नहीं। वो एक्ट है, बोलते हमारा फॉरेस्ट फॉरेस्ट डाल है के आपको अंदर और कर प्राइवेट देंगे, नहीं है, तुमको जो हमारे झेलना को हो जाओ, जिसकी पकड़ करके ले जहाँ गए, कंप्लेंट बंद कर डालनी हो दिए। करो। धर्मेंद्र, एक बात बताइए कि वो कहते हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जहां तक आप लोग ये वास्तव चल रहा है, इसके ठीक पीछे तक गगनचुंबी इमारत बन चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह, कृपया अपने कैमरे के लेंस में जूम करके इन खड़ी हुई इमारतों को दिखाने का प्रयास करें, जो प्रशासन को और साथ ही साथ राज्य सरकार को लगातार मुंह चिढ़ा रहा है। ये इमारत नहीं दिख रही है लोगों को, लेकिन झुग्गी जरूर दिख जाती है, और शायद यही कारण है कि यहाँ पर रसूखदारों की चलती है, गरीबों को सुनने वाला कोई नहीं। एक बात बताइए, जिस इमारत के बारे में मैं बता रहा हूँ, सर ये रहेजा बिल्डर की इमारत है, और रहेजा बिल्डर ही एफ.ए. दिनसा ट्रस्ट का मालिक इस समय है, और पूरी लैंड मलाड की 239 का जो भी बेल्ट है 827 सीटीएस नंबर का मालिक रहेजा है। एफ.ए. दिनसा और रहेजा दोनों एक ही हैं, चीज़ अलग है लेकिन चीज़ मालिक एक ही है। और 1 एकड़ तो आपने रहेजा के बारे में बताया कि रहेजा के मालकी की ये जमीन है, तो ये जमीन रहेजा के मालकी की है, तो फिर वन विभाग कहाँ से आया? सर वन विभाग वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन वन विभाग उनसे लिया है, उनको एनओसी दिया है, हमसे कुछ मिलना नहीं है। हमको एनओसी कहाँ से देगा? जिस डेवलपर से, बिल्डर से उसको मिलती है, उसको एनओसी देता है। इसी वन विभाग के अंदर आप पूरा वन विभाग का दौरा करोगे तो बहुत से ऐसे मकान मिलेंगे आपको जो पक्के पूरी तरह से बनाए गए हैं, लाइट पानी सारी व्यवस्था उनको, जो पैसा देता है उसको एनओसी मिलती है, जो नहीं देता उसके घर तोड़े जाते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे झोपड़े हैं जिनको तोड़ा गया है, बना के तोड़ा, अगर कोई बनाएगा तोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं सर, सिर्फ पैसा और धमकी। अगर इनका धमकी आपको सामना करना है, धमकी का सामना करना, तो आप बिंदास काम करो, वरना अपने घर में दाल रोटी खा के अपने घर में बैठे रहो। तो ये जो आपने नाम लिया अधिकारियों का, ये अधिकारी यहाँ पर ऐसे आते रहते हैं? हाँ, आते रहते, उन्हें कोई फर्क नहीं है। इनको फोन आ रहा है बार बार, परसों आकर के गए, हमको धमकी दे करके गए कि अभी हमारे ऑफिस में आके मिलो, नहीं तो एक एक को पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, अंदर डाल दूंगा। सोसाइटी वालों को भी आज हमारे को सोसाइटी ने मदद किया है, सोसाइटी के माध्यम से मैं बाहर आया हूँ। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से फॉरेस्ट विभाग को, उनके अधिकारियों को, सीएम साहब को, फॉरेस्ट के मिनिस्टर मुनगुंटीवार और रामदास कदम राज्य मंत्री, इन सबको बताना चाहूँगा, जनता की इस दयनीय स्थिति से आप लोग भी वाकिफ़ हो। चुनाव चल रहा है, कम से कम ये जानिए कि कहाँ गलत कहाँ सही हो रहा है। फॉरेस्ट के जो अधिकारी बैठे हैं, अनवर अहमद साहब बहुत ही अच्छे आदमी है, वो सिंह साहब है बहुत ही अच्छे आदमी, लेकिन उनके नीचे के जो अधिकारी आते हैं, जो यहाँ के लोकल रेंजर ऑफिसर हैं, वो उनको बताते भी नहीं कि हम 239 पार्ट 2 पे जा रहे हैं, 239 पार्ट 1 पे जा रहे हैं। कार्रवाई 2 पे करते हैं, वहाँ बताते हैं कि हम 1 से लेके आए हैं। इनको सबसे बड़ी समस्या इस बात की है। अगर इनके आरोप पर यदि गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि निचले स्तर के अधिकारी अपने शीर्ष अधिकारियों की दिशा भूल करके इस इलाके में पहुंचते हैं, और जाहिर सी बात है कि यदि ये कोर्ट से एक बड़ी रिलीफ इन्हें मिल चुकी है, ऑर्डर अगर इनके फेवर में आया है, इसके बावजूद वन विभाग के अधिकारी यहां पहुंचकर इन्हें धमकी देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है, और ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बाकी के लोग क्या कुछ सोचते हैं इस मामले को लेकर, ये हम आपको बताएंगे। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ।
ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको मुंबई के उत्तर पश्चिम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस शांति नगर इलाके की सूरत हाल से आपको मुखातिब करवाया। यहाँ के जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग, इनकी भी बातें हमने आपके समक्ष रखी कि कैसे यहाँ पर वन विभाग के तथा कथित अधिकारियों द्वारा इन्हें समय समय पर प्रताड़ित किया जाता है, इनके मकानों को उद्ध्वस्त कर दिया जाता है। आखिरकार मामला न्यायालय की दहलीज पर पहुंचा और वहां से एक बड़ी रिलीफ इन्हें मिली है और हमने ग्राउंड लेवल पर इस पूरे मामले को कवर किया है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले की हमने R&D की है, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानकी प्रसाद कमरजिया। आप हमारे यहाँ आए, बहुत बड़ी आभार है आपका। हमने बहुत मेहनत किया हूँ, लड़ाई से लेके कोर्ट तक, फिर भी अभी हमारे फॉरेस्ट वाले हमको अरेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके खिलाफ मैं पुलिस चौकी से लेके मुख्यमंत्री, वन मंत्री तक सबको लेटर दे, कोर्ट भी गए और कोर्ट भी गया हूँ, कोर्ट से ऑर्डर लाया हूँ। ये ऑर्डर को मानते ना हुए उनके कुछ लोग बरगलाने के बाद में, उनको पैसा मिलने के बाद में आकर के हमारे लोगों को अरेस्टमेंट करते हैं। यहाँ तक कि चोर चमार हमारी गोली को फाड़ करके हमारी बहन बेटियों के सब पैसे, मोबाइल सब छीन लेके जाते हैं। वो पथरा नहीं लगा सकते हैं, ईंट का एक ईंटा नहीं रख सकते। बोलते तुम लोग को रूम बनाने को कौन अथॉरिटी दिया? हमारा फॉरेस्ट से कोई लेना देना है। हमको BMC आकर के टॉर्चर करे, प्रशासन टॉर्चर करे, लेकिन हमारा फॉरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपने चीफ मिनिस्टर साहब से ये पत्राचार किया, आपने सुनील प्रभु जो यहाँ के विधायक हैं शिवसेना पार्टी के, उनको आपने कांटेक्ट किया। डिप्टी कलेक्टर ऑफिसर जो एंक्रोचमेंट एंड रिमूवल के गोरेगांव पश्चिम में बैठते हैं, आप उनके पास भी आपने पत्राचार किया। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड डायरेक्टर जो संजय गांधी नेशनल पार्क, वहाँ पे भी आपने, यानी तमाम लोगों को इन्होंने पत्राचार करके अपनी पीड़ा, अपनी वेदना का जिक्र किया। लेकिन वही कहावत कि काम की जिक्र कर, जिक्र की फिक्र कर, लेकिन काम न कर। और यही कारण है कि अभी भी इनके जहन में खौफ है। आपका नाम क्या है? रूपचंद यादव। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? मेरे परिवार में पूरी परिवार रहती है। कितने साल से रहते हैं आप? मैं तो रहता हूँ करीब, मेरे को 93 से मैं रहता हूँ। वोट देते हैं आप? वोट देता हूँ मैं, हर बार देते हैं? हर बार देता हूँ वोट। तो वोट देते हैं तो आप अपने नेताओं को नहीं पूछते हैं कि भैया हम आपको वोट देते हैं लेकिन हमारे मकानों को तोड़ दिया जा रहा है? वो नेताओं के पूछने के बाद वो हाँ बोलेंगे, इलेक्शन टाइम पे बोलेंगे हाँ ठीक है मैं सब करके दूंगा, और बाद में मतलब वो लोग कुछ आते नहीं है, कुछ सब भूल जाते हैं। अब बाद में ये लोग जब आते हैं तो बोलते हैं फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट करके, अगर फॉरेस्ट है तो इधर करके बिल्डर का है बनाए, इधर बिल्डर बनाए, उधर BMC वाले का है, वो साइड में। अब फॉरेस्ट खाली बीच में आने के लिए है और बाकी साइड मतलब पैसे वालों को, पब्लिक के लिए नहीं है, गरीब लोग के लिए। और इधर जो है झोपड़े जो पहले पक्का थे, अभी झोपड़े जो बनाए गए हैं, अभी रात को सब लोग काम धंधे पर चले जाते हैं, किसी घर में चोरी हो जाता है, किसी घर में मतलब मोबाइलें चले जाती हैं। और यहाँ पर कैसे कैसे, अब देखिए कितना झोपड़े हैं, अभी झोपड़े की वजह से बेचारे क्या करेंगे, कैसा कैसा रहेंगे यहाँ पर। क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुनील चौहान। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? बहुत लोग रहते हैं। बुनियादी सुविधाओं की अगर बात करें, चाहे पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, शौचालय हो, किस तरह की व्यवस्था है आप लोगों के लिए? यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था कोई नहीं है। व्यवस्था नहीं है। सिर्फ फॉरेस्ट वाले सता रहे हैं। फॉरेस्ट वाले सता रहे हैं। घर में नहीं देते, रोज फोन करते हैं सब। कौन फोन करता है आपको? नारकर क्या बोलता है? बोलता उठा ले जाऊंगा तुमको। एक अधिकारी आपको उठा ले जाऊंगा? हाँ, अभी कल आया था और बोल रहा है कि मैं तुमको सोने नहीं दूंगा, उठा ले जाऊंगा, घर तोड़ दूंगा। अभी मैं क्या करूँ? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 60 साल है। एक 60 साल के अधिकारी को एक सरकारी महकमे का उच्च अधिकारी ये कहता है कि तुमको उठा ले जाऊंगा। चूंकि ये वक्तव्य हमारे नहीं है जिसका हमने अभी इस्तेमाल किया, ये 60 साल के एक व्यक्ति का है जो बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण देने की बात की जाती है, वरिष्ठ नागरिकों को न्याय दिलाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वे दावे कितने सही साबित होते हैं इसका अंदाज़ा भी आप लगाइए। इनकी आंखों से निकलने वाला ये आंसू बयां कर रहा है इनकी बदहाली की वो दास्तां कि प्रशासनिक अधिकारी किस तरह इनके ऊपर तानाशाही के परिचायक बने हुए हैं। लेकिन हमारा सवाल भी वही कि अगर लोकतंत्र में जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है तो जनार्दन को परेशान क्यों किया जा रहा? चुनावी इस समर में तमाम नेतागण अपने शीर्ष नेताओं के साथ हर एक इलाके में जनसभा का आयोजन करते हैं, लेकिन इनकी आंख, इनका शरीर जो इनका साथ अब धीरे धीरे देना छोड़ रहा है, इनके मन में कितनी टीस है
आप एक बात बताइए, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अरे फॉरेस्ट को। ये नेता लोग जो आते हैं आपके पास, उनसे कोई लाभ नहीं, नहीं मिला? कुछ लाभ पुलिस स्टेशन कभी गए थे आप? गए था, आपने पुलिस स्टेशन में उस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश की? क्या किया है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं हो आपने पुलिस स्टेशन को बताया कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, अभी कल भी दे के आया हूँ, उनके ऑफिस में भी दे के आया, लेटर आया हूँ, फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। आपसे क्या कहा जाता है कि आप कंप्लेंट किसको दीजिए? वो बोलते पुलिस धमकी दे करके भगा दिया वहाँ से। मेरा नाम नंदलाल चौहान है। मैं थोड़ा सा ब्लेम करना चाहूँगा मुनगुंटी वार जी को, अनवर खान साहब को और हमारे लोकलाइज पुलिस स्टेशंस को। इसकी कंप्लेंट लेकर के जब हम लोकलाइज पुलिस स्टेशन में गए तो वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर ने बाकायदा हमको धमकी दी कि आप इनके खिलाफ कंप्लेंट लेके यहाँ नहीं आ सकते। अगर इनको आपने कुछ रोका टोका, वहाँ पे कुछ मना किया रूम तोड़ने से, तो हम आपको उठा के अंदर कर देंगे। आपने उनको कोर्ट की कॉपी दिखाई? जी, कोर्ट की कॉपी दिखाई, लेकिन वो कोई मानने को तैयार नहीं। सीनियर इंस्पेक्टर ने हमको धमकी दी। उन्होंने बोला कि अब यहाँ से आप लोग भाग जाइए वरना आपको सबको उठा के अंदर कर देंगे हम। कोर्ट की कॉपी दिखाई। फॉरेस्ट के जो निचले अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हम किसी कोर्ट को नहीं मानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी का कोई विवाद होता है तो वो कोर्ट जाता है, और अगर कोर्ट ने ही ये न्याय दिया है कि इस ज़मीन का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये जो ऑफिसर लोग हैं ये बोलते हैं हम इस कोर्ट को नहीं मानते, तो आप मानेंगे किसको? अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो आप मानेंगे किसको? मुख्यमंत्री साहब जवाब दीजिए आप, क्योंकि यह सवाल एक युवा का है। युवाओं के बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि भारतवर्ष में 65% से ज्यादा की आबादी 35 साल के युवाओं का है, लेकिन युवाओं के पास किस तरह का तजुर्बा प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में है, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कि इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से भी हम ये गुजारिश करेंगे, यदि आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है और आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है तो आप आज़ाद हैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए। यदि वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपके लिए रास्ते बंद नहीं हो जाते। इसके लिए सरकारी महकमे का एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें गृह मंत्रालय से लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर तक सभी का समावेश है। यदि इसके बावजूद आपकी सुनवाई नहीं हो पाती तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे इन 24 न्यूज़ के इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और हम आपकी खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता से वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक पहुंचना वक्त की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता मिश्रा है। मैं आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? मेरे परिवार में 3 लोग रहते हैं। अच्छा, कितने साल से रहते हैं आप यहाँ? यहाँ मैं 92 से हूँ और तब से हम लोग की यही दयनीय स्थिति है। वोट देते हैं आप? वोट तो हर साल देती हूँ। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है। बिजली का बिल है? बिजली लाइट कभी आए नहीं तो बिजली का बिल आएगा कहाँ से आएगा? इसके अलावा क्या है? वोटिंग आईडी है? वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब है मेरा 95 का। और सब अब इतने साल से हम लोग वोट भी देते आए हैं, या कोई हम लोग का सुविधा आज तक न कोई नेता न मंत्री कोई नहीं दिया। न लाइट का सुविधा, न पानी का सुविधा, न लाइटिंग की सुविधा। हम लोग ऐसे ही दयनीय ज़िंदगी आज 25-26 साल से जी रहे हैं। कितने नेता मंत्री के पास जाते जाते हम लोग थक गए। अंत में हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। अब कैसी स्थिति में हम लोग गरीब लोग अपना परिवार का पालन पोषण करें कि हम लोग कोर्ट का कचहरी देखें? वो भी देख रहे, वो भी हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। हमारे सोसाइटी के लोग आज 5-6 साल से काम धंधा छोड़ के बेचारे अपना कोर्ट कचहरी में दौड़ रहे हैं, तो भी कुछ लोग उसमें आपत्ति डाल रहे हैं, वो भी नहीं करने दे रहे हैं। हम लोग को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। बहन जी, एक बात बताइए, यहाँ हमारी माताएं बहनें सब खड़ी हैं, शौचालय की व्यवस्था यहाँ कैसी है? शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे कहाँ है? हम लोग रोड पे जाते थे, लेकिन वही जो न मेहरबानी समझो कि सुनील प्रभु का कि वो बाथरूम बना के दिए, पानी भी बेचारे दिए। अब उनसे निवेदन है कि हम लोग अभी थक हार गए, हम लोग एकदम हिम्मत हार चुके हैं। जब ये शौचालय की व्यवस्था नहीं थी तब कैसे आप लोग कैसे जाते थे? वही रोड पे जाते थे, लुक्खा टपोरी आते जाते देखते थे। हमारी बहन बेटियां कोई भी यहाँ सुरक्षित नहीं थी, आज भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग अपना घर भी रिपेयरिंग करने जा रहे हैं तो 200 मकानों के लिए यहाँ कितने शौचालय हैं? 5 शौचालय है, 200 घर है, 5 शौचालय है। अभी तुम ही सोचो कि वो लोग कैसे उसमें एडजस्ट आदमी कैसे कर रहा है। एक शौचालय जी। सबसे पहली बात यह है कि घर घर शौचालय की बात की जाती है। सरकारी खजाने से पैसे निकाल कर लोगों को ये दिया जाता है, ऐसी बातें लोगों के सामने रखी जाती है कि हम शौचालय बनाने के लिए आपको पैसे दे रहे हैं। गांव हो या शहर, हर घर में शौचालय होगा, ये नारा दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। लेकिन सरकारी महकमे के अधिकारी कर क्या रहे हैं? यहाँ पर 200 परिवारों के लिए सिर्फ 5 शौचालय, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं। माता जी क्या नाम है आपका? गीता पांडे। आप यहाँ कितने साल से रहते हो? 25 साल से रहती हूँ। सबसे ज्यादा किस चीज की तकलीफ है? बाथरूम का, पानी का कोई सुविधा तो नहीं है इधर सर, कुछ भी नहीं सुविधा है। फॉरेस्ट वाले रहने भी नहीं दे रहे हैं इधर। पीने का पानी भी नहीं मिलता? पीने का पानी भी नहीं मिलता। पहले तो मिला करता था। पहले नहीं मिला करता था, पहले मिला करता था, फिर सोसाइटी वाले कैसे भी पानी लाए पीने के लिए। बाथरूम भी नहीं है, रोड पे जाते हैं लड़की लोग के देखते जाते हैं, लुखे लोग, लुखे टपोरी घर में मोबाइल उठा ले जाते हैं, रहने को नहीं दे रहे हैं इधर। फॉरेस्ट वाला भी नहीं रहने दे रहा है, बनाने को नहीं देता है। आप वोट देते हो? वोट देती हूँ। तो आपने कभी उनसे पूछा कि जब हम वोट देते हैं तो हमारे मकान कैसे, हमारे वोट अगर वैध हैं तो मकान कैसे अवैध है? पूछिए, कुछ कोई सुनने का राजी नहीं है। धर्मेंद्र एक बात बताइए, हमारे वोट तो वैध हैं तो मकान अवैध कैसे हुए? सर ये तो आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? हम तो एक जनता हैं, हमें जो हक मिला है, मतदान का अधिकार मिला है, हम मतदान देते हैं। ये तो सरकार से पूछना है कि अगर हमारे मत वैध हैं तो हमारे झोपड़े अवैध कैसे हो गए, हम कैसे अवैध हो गए? सन 1995 से लेकर 2000 तक डेडलाइन महाराष्ट्र सरकार ने दिया है और महाराष्ट्र सरकार का ये अभी जल्दी में धोरणा आया है बीजेपी गवर्नमेंट और यूपी सरकार का कि हम 2011 तक के लोगों को घर देंगे। आप एक तरफ कहते हो कि 2011 तक के लोगों को घर देंगे, दूसरी तरफ आप जो 95 के लोग बैठे हैं उनका आप पुनर्वसन नहीं कर सके हो, और जो प्राइवेट में बैठे हैं उनको वैकल्पिक कोई सुविधा नहीं दी हो। ह्यूमन राइट्स कहता है इंसान कहीं भी रहे उससे नल, लाइट, पानी, मूलभूत सुविधा जो होती है वो मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ 95 नहीं 92 से बैठे हैं, लेकिन ऐसी सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है जिसे हम कह सके कि ह्यूमन राइट्स से या सरकार से हमको मिली है। मैं अपने एमपी, एमएलए, नगर सेवक से गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम पे, अब तो जो बीत गया कार्यकाल आपका बीत गया, लेकिन आने वाले नेक्स्ट टाइम में हमारे इस ज़मीन को कम से कम अगर देने लेने की तो बात सर विकास का, लेकिन स्लम डिक्लेयर अगर हो जाए, करवा दें आप लोग, तो हमें कम से कम सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो स्लम की व्यवस्थाएं मिलती है, पानी, गटर, नाला, संडास, लाइट, बिजली, ये बहुत सी सारी सुविधाएं हैं जो दत्तक बस्ती की जैसे कचरे का हो गया, तो हमको सरकार से मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा सर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने सुनील प्रभु से हाथ जोड़ के पूरी बस्ती वालों की तरफ से निवेदन करता हूँ कि हमारे इस प्लॉट को स्लम डिक्लेयर करवा दें। बिल्कुल, जैसा कि पेपर में उल्लेखित किया गया है, एक एक लाइन में सबसे हम जानने की कोशिश करते हैं, एक एक लाइन में। एक बात बताइए, जो भी नेता चुनाव में खड़ा हुआ है वो नेता कैसा होना चाहिए? सर अब हम क्या बताएं, कैसा होना चाहिए लोगों के लिए? वो सर लोगों के लिए तो अच्छा ही करना चाहिए, घर देना चाहिए, लाइट देना चाहिए। यहाँ सब दीपक जला के रहते हैं लोग। रोड पे बाथरूम की सुविधा देनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा देनी चाहिए। जी माँ जी, वोट के बाद कोई देखने नहीं आएगा। अभी तो वोट है तो हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे, उसके बाद कोई पूछने भी नहीं आएगा इधर। फॉरेस्ट में नहीं जाऊंगा, वो जगह फॉरेस्ट है, और जब भी वोट मांगने के टाइम में बराबर आएंगे, गली गली घर घर पे हाथ जोड़ के जाएंगे, हमें जिताना, हमें जिताना। उसके बाद क्या कह रहे थे माँ जी आप? फॉरेस्ट अभी आएगा ना वो लोग तो बोलेगा जो हम सबका प्लाट दे दूंगा। जब जीत का गया ना तो हम लोग का चप्पल खिया जाता है उसके पास जाने के लिए, भाई मेरा फॉरेस्ट वाला है। अभी मैं अमेरिका में हूँ, अभी लंदन में हूँ, तब हमारा झोपड़ा कोई नहीं देखने आता है। और जब नहीं रहता है वोट देने का, हाँ अभी इलेक्शन में हमको जिता दो, मैं तो आप पक्का बना कर दे दूँगा। जब जीत का आया तो हम लोग कोई नहीं है। मतलब कुल मिला के जो कवायद है ये चुनाव के दौरान वोट लेने की है। जी, आज हम अपना घर रिपेयरिंग नहीं कर सकते, हमारी बहन बेटी का हम अपना सुविधा नहीं रख सकते हैं, बचाव नहीं कर सकते हैं। फॉरेस्ट वाले आके धमकी देते हैं कि हम उनको उठा ले जाएंगे और ले जाके हम लोगों को जेल में बंद कर देते हैं। रोज़ रोज़ आके वो धमकी दे के जाते हैं कि हम बंद करेंगे। यहाँ के जो सोसाइटी वाले जो हमारे पे कंप्लेंट त्रस्त हो चुकी है कि इनके कहर से एकदम जनता त्रस्त हो गई है। जैसे गांव में या अगल बगल में पटीदारी का मैटर होता है, वैसे फॉरेस्ट और यहाँ के लोगों का हो गया है। वो हमें ऐसा ढूंढते हैं जैसे कि हम कोई गुनाह किए हुए हैं। अपने घर में रहना 25 सालों से बाकायदे पूर्व परिवार के साथ गुनाह है, अपने घर को बनाना गुनाह है। घर में हमारी चोरी हो जाए, हमारी बहन बेटियों के साथ कोई कुकृत्य हो जाए, वो उन्हें मंजूर है, लेकिन हम अपने घर को ईंट नहीं लगा सकते, पत्रे नहीं लगा सकते, सीमेंट सीट नहीं चढ़ा सकते। हम गोनी में रहें, ये उनको अच्छा लगता है। अंत में सर जी, मैं शांति नगर सोसाइटी का एक सेक्रेटरी होने के नाते मैं जो कोर्ट कचहरी कर रहा हूँ उस पर हमारे ऊपर वन विभाग का इतना बड़ा दबाव आ रहा है, इतना बड़ा हमको हरेसमेंट किया जा रहा है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी ले जा करके मैं जंगल में ऐसा आरोप लगाऊंगा, मृगा छाल लेकर के तुम्हारा फोटो निकाल करके ऐसे ज़िंदगी रद्द कर दूंगा कि तुम निकल नहीं पाएंगे। मैं मुख्यमंत्री साहब को अभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं ये आपके चैनल के माध्यम से उनको जानना चाहिए कि सोसाइटी के जो कार्यकर्ता उनको लड़ने का हक है, फंडामेंटल राइट है। जाहिर है लोकतंत्र, भारत
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने मन की बात को, अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए पूरी आजादी है। लेकिन यदि आप पर कोई दबाव बना रहा है तो आपको घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सामने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बावजूद इसके इन 24 न्यूज़ आपसे बार बार ये अपील करता आया है और आगे भी करता रहेगा। यदि आपके साथ गलत हो रहा है तो हम ज़रूर इसे अपने टीवी न्यूज़ चैनल पर प्रसारित करेंगे और सरकारी एजेंसियों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो जनता है वो किस कदर परेशान है। माता जी, क्या नाम है आपका? ज्ञानमती दुबे। क्या परेशानी है सबसे ज़्यादा? सबसे बहुत परेशानी है सर, ये जो लुखे टपोरी लोग हैं, बगल बैठते हैं, गांजा पीते हैं, ऐसा सब चोरी चमारी करते हैं, बोलो तो झगड़ा भी करते हैं। और बाथरूम का भी ठिकाना नहीं, कोई जाता है गाड़ी, डर लगता है कि एक्सीडेंट न हो जाए। तो कुल मिला के समस्या प्रबल है और इतने कम समय में इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ रखना भी संभव नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम आगे भी आएंगे, चूँकि एक बार फिर ये आगाज़ हमने किया है और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम भी आज से संकल्पित हैं और समय समय पर जैसे हम यहां पहुंचते हैं आगे भी पहुंचते रहेंगे और यहां की सच्चाई पूरी पारदर्शिता से दिखाएंगे। अंत में एक लाइन है आपके पास। मेरा प्रशासन एंड पुलिस डिपार्टमेंट से एक सवाल है कि जो फॉरेस्ट के निचले अधिकारी हैं वो जब यहाँ प्लॉट पे आते हैं तो ज़बरदस्ती किसी के भी घर में घुस जाते हैं। अगर उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाया जाए तो उसको छीन के वो रख लेते हैं। अगर हमारी माता बहनों का या हमारे छोटे भाई बहनों का या माँ बाप का सेल्फ डिफेंस हम उनसे करें कि भाई आप इनको हाथ मत लगाइए, मारिए मत, उठाइए मत, तो पुलिस वाले हम पर केस बनाने की बात करते। तो क्या इस देश में रहकर हमको सेल्फ डिफेंस करने का भी कोई हक नहीं है? बिल्कुल हक है। यदि तानाशाही का कोई परिचायक बना है तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बशर्ते आपको इतना याद रखना होगा कि आप कानून का अनुपालन करें, कानून हाथ में ना लें। तो आज के सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।